अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हमारा पिछला लेक्चर जो था वो था होमोस्टेसिस का इंट्रोडक्शन था, और उस लेक्चर में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया होमोस्टेसिस क्या है, ठीक है। इसके डिफरेंट मैकेनिज़म्स हमने डिस्कस किए, जिसमें आ जाता है ऑस्मोरेगुलेशन डिस्कस किया, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन, और उसके बाद हमने कंट्रोल सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज़्म को भी देखा कि ठीक है। अब आगे हम फर्दर चलते हैं, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है ऑस्मोरेगुलेशन की थोड़ी आगे डिटेल है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, कि ऑर्गेनिज़म और इन्वायरमेंट के दरमियान वाटर और सॉल्यूट का जो बैलेंस एक मेंटेन करना है उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, ठीक है, ये ऑस्मोरेगुलेशन है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म में सॉल्ट या पानी की कंसंट्रेशन अप एंड डाउन हो रही है तो इसको एक लिमिटेड रेंज में लाना जो उस ऑर्गेनिज़म को चाहिए वो ऑस्मोरेगुलेशन है, ठीक है। और जैसे कि हर ऑर्गेनिज़म की रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक ख़ास रेंज उसको चाहिए होती है पानी और सॉल्ट्स की, इसी तरह हर इंसान के अंदर जो सेल है, जैसे कि आपको पता है सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जो इंसान के अंदर इतने ज़्यादा सेल्स हैं, हर सेल जो है उसकी एक ख़ास लिमिट है, वो उतना ही पानी अपने अंदर अब्जॉर्व कर सकता है या उतना ही पानी अपने अंदर रिटेन कर सकता है। उससे ज़्यादा पानी रिटेन करेगा या अपने अंदर रखेगा तो वो सेल जो है वो काम सही तरह से नहीं करेगा, ठीक है। या अगर वो कम पानी रखेगा तब भी जो है वो ठीक तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की भी जो है एक अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट है पानी को अपने अंदर रखने की, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जो एक रेंज में रखना साल्ट और पानी की एक लिमिटेड रेंज में रखना सेल में, ये होमोस्टेसिस का प्रोसेस करता है, ठीक है। आगे है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, यानी एक इन द बॉडी, जिस्म के अंदर पानी और सॉल्यूट्स का जो बैलेंस है वो किस तरह है, ठीक है। सेल्स जो है, एक सेल है इंसान का, जो सेल है एक यूनिट है लाइफ का, वो जो है बहुत सारे बदलते हुए मौसमों के साथ या इन्वायरमेंट्स या कंडीशन के साथ इनकाउंटर करता है, ठीक है। और जैसे जैसे बाहर चेंजेस आते हैं, सेल जो है ना बॉडी के अंदर है, अब बॉडी के अंदर जब बाहर चेंज आएगा तो बॉडी के अंदर थोड़े चेंजेस आएंगे, तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए उसकी वजह से सेल भी इफ़ेक्ट होगा, तो ठीक है। अब जब सेल इफ़ेक्ट होता है तो वो सेल तीन तरह के रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। आगे वो देखते हैं, सबसे पहले हाइपोटोनिक, ठीक है। ये वो कंडीशन है हाइपोटोनिक, dilute solution compared to cell concentration। अब इसका मतलब है कि ये हाइपोटोनिक जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बाहर के जो पानी है, बाहर सेल के बाहर जो एटमॉस्फेयर है उधर पानी ज़्यादा है बनिस्बत सेल के, ठीक है। सेल में कम है और उसके आउटसाइड ज़्यादा है। यानी अगर आप ये देखें, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन आप यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इस डायग्राम को अगर देखें, ये अगर आप ये देखें एक कंटेनर है जिसमें जो पानी बाहर है वो ज़्यादा है और सेल के अंदर जो सेल का मॉइस्चर कंटेंट है, पानी लेवल है, वो कम है। लेकिन अब आपको यहाँ इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि सेल टर्जिड है, फूला हुआ है। टर्जिड मतलब फूला हुआ है। वो कैसे फूला हुआ है? पानी क्योंकि बाहर ज़्यादा है तो इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो पानी जो है वो सेल के अंदर जा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पानी सेल के अंदर जाने दे रहा है, जिसकी वजह से सेल जो है टर्जिड हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। और नेक्स्ट जो है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। आइसोटोनिक्स मतलब रिजेंबल्स टू इंटरनल सॉल्यूशन। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि ऐसा पानी इन्वायरमेंट है जिस सेल का जो है वो भी वाटर का लेवल और साल्ट का लेवल जो सेम है, और जो बाहर है पानी का लेवल और साल्ट का लेवल भी सेम है। दोनों लेवल एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट जो है सेल का बिल्कुल सेम है, जिसकी वजह से सेल
बिल्कुल अपनी नॉर्मल हालत में है, उसको अपने शेप या अपने स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा है इस डायग्राम में। ठीक है, इसका बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी जो है वो सेम है और इंटरनल इन्वायरमेंट भी सेम है। ठीक है, आगे हाइपरटोनिक। हाइपर, अब आपको अगर आप वर्ड पे गौर करें हाइपर, तो हाइपर मतलब ज़्यादा, एक्सेस। ठीक है, एक्सेस, टॉनिक। अब हाँ, जो हाइपोटोनिक था उसके जो ये हाइपोटोनिक था उसके बाहर पानी ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन हाइपोटोनिक में, ये हाइपरटोनिक में जो होता है सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, और बाहर एज़ कंपैरिजन टू कम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सेल के पानी ज़्यादा होने की वजह से जो है पानी कंटिन्यूसली लॉस होता रहता है और जैसे निकलता रहता है। ठीक है, सेल से पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने, लेवल ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है कंटिन्यूसली निकलता रहता है, उसे एक्सक्रीट होता रहता है, जिसकी वजह से सेल का जो शेप है वो श्रंकन हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है वो। ठीक है, इसकी टर्जेट हाइपोटोनिक में टर्जेट इसलिए हुई है कि बाहर पानी ज़्यादा था, सेल उसको अब्जॉर्ब करने की वजह से वो फूल गया है। अगर आप इस हाइपोटोनिक एग्जाम्पल को अगर मैं डेली लाइफ से आपको समझाऊँ, ये है तो वैसे किचन एग्जाम्पल ही है, बॉयज़ को शायद ना समझ आए लेकिन शायद आ जाए। अगर हम देखें जो चने होते हैं, चना जिसको ग्राम कहते हैं, जो चने वाइट चने होते हैं, उसको पकाने से पहले हम पानी में भिगोते हैं, सोक करते हैं। ठीक है, और वो जब इसको हम 2-2 घंटे सोक करते हैं तो वो फूल जाता है। ठीक है, वो फूल इसीलिए जाता है क्योंकि वो अपना उसका पहले मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, और जब वो बाहर से पानी अब्जॉर्ब करता है तो वो टर्जेड हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ आई तो आप इसको सीड ले सकते हैं, सीड में भी ले सकते हैं। कोई सीड अगर हम पानी में रखेंगे तो वो फूल जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटोनिक की एग्जांपल इस तरह है। ठीक है, आगे है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये बेसिक कंडीशंस थी वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए ये सेल्स ये शो करता है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी वही होगा और इंटरनल इन्वायरमेंट भी वही होगा, जिसकी वजह से सेल के स्ट्रक्चर और शेप में कोई फ़र्क नहीं आया है, वो नॉर्मल अपनी हालत में रहेगा। हाइपोटोनिक जो है इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी जो है, एक्सटर्नल कंडीशन में पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो गया है, सेल ने अब पानी अपनी लिमिट से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से वो टर्जिड हो गया है, वो फूल गया है। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, जिसकी वजह से पानी अपनी नॉर्मल रेंज में आने के लिए पानी की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है, तो सेल जो है वो अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता है और श्रिंक हो जाता है। ठीक है, श्रिंक हो जाता है। नाउ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब जो है ऑस्मो रेगुलेशन जो है हर लिविंग होमोस्टेसिस है, ऑर्गेनिज्म की नीड है कि पानी और साल्ट का लेवल जो बैलेंस करने के लिए। तो ये जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। हम पहले देखते हैं प्लांट्स में कैसे होता है ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब जो है प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कहते हैं कि जो प्लांट्स है ना, अपने जो है पानी की अवेलेबिलिटी के लिहाज से क्लासिफाइड होते हैं, डिफरेंट जगह पे होते हैं। ठीक है, पानी के लेवल के लिहाज से, यानी कहीं पानी कम है तो उस जगह में उस तरह के प्लांट्स होंगे, अगर कहीं पानी ज़्यादा है तो वहाँ उस एटमॉस्फेयर पे जो पानी को ज़्यादा बियर कर सकते हैं उस तरह के प्लांट्स होंगे। ठीक है, और ये जो पानी के लिहाज से प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिहाज से प्लांट जो हैं 3 तरह के हैं, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब देखें, हाइड्रो
यानी हाइड्रो हाइड्रो वाटर, ठीक है। फाइट्स प्लांट्स, फाइट्स होता है प्लांट्स होते हैं यानी पानी की से प्लांट। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाते हैं जहाँ के पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। पानी जिस एरिया में ज़्यादा होता है वहाँ ये इजीली ग्रो कर जाते हैं, बल्कि अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि इनकी टॉलरेंस जो है, जो इनका रेंज है, ये टॉलरेंस है, ये ज़्यादा पानी को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। वो अपने आप को ज़्यादा पानी में अडॉप्ट कर लेते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो एक्सेसिव पानी में अपने आप को सर्वाइव कर लें, अपने आप को अडॉप्ट कर लें, ठीक है, और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट अच्छी तरह करें। और हाइड्रोफाइट्स की जो अडॉप्टेशन है ना, पानी में ज़्यादा पानी में ज़्यादा क्यों रह सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने अपने आप कुछ चीज़ें हैं जो अडॉप्ट की हुई हैं, जो इनको हेल्प करती हैं वहाँ पर ज़्यादा पानी में रहने के लिए। वो कुछ जो चीज़ें जो इन्होंने अडॉप्ट की हैं वो क्या है, इनके जो लीव्स क्या है वो लार्ज लीफ सरफेस एरिया, यानी इनके पत्ते जो हैं वो बड़े पत्ते होते हैं। बड़े, आप कह सकते हैं या तो वो लंबे होंगे या तो वो चौड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो चौड़े ज़्यादा होंगे या फिर लंबे ज़्यादा होंगे, ताकि सरफेस एरिया इनको जगह ज़्यादा मिल सके। जगह क्यों चाहिए इनको ज़्यादा, इनके पत्ते क्यों बड़े या लंबे होते हैं, ताकि जो पानी जो है ज़्यादा ये लॉस कर सकें, ट्रांसपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। अब ज़्यादा जाहिर सी बात है, अगर आप एक प्लांट को जितनी ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे वो गल सड़ जाएगा। इसलिए वो अपने आप को ज़्यादा पानी में सर्वाइव करने के लिए उनकी जो पहली अडेप्टेशन है कि उनके पत्ते जो हैं, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनके पत्ते जो होते हैं चौड़े होते हैं या लंबे होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो ज़्यादा ट्रांसपरेशन कर सकें, वाटर का लॉस ज़्यादा हो सके वहाँ से। और इनके जो दूसरी अडाप्टेशन इनकी क्या है कि इनके पास जो है एक्सटेंसिव स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा जो है, जो ओपनिंग है लॉस गैसियस एक्सचेंज या वाटर के एक्सचेंज के लिए जो ओपनिंग होती है स्टोमेटा, आपने पढ़ा है पीछे भी। स्टोमेटा क्या है, लीफ सरफेस के ऊपर एक ओपनिंग होती है जो कि गैस और वाटर के लॉस में हेल्प करती है, ठीक है। ये स्टोमेटा जो है ये हाइड्रोफाइट्स में बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और ये उसकी अपर सरफेस पे होते हैं, ठीक है। यानी लीव्स के दो साइड होती है ना, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ठीक है। जो अपर सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, लीफ एरिया भी उनका ज़्यादा है और स्टोमेटा का भी नंबर ज़्यादा है। इसके क्या मतलब हुआ, पानी का लॉस जो है ज़्यादा है, ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हाइड्रोफाइट्स जो हैं ईज़िली किसी भी ज़्यादा पानी वाली जगह में अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी डैमेज, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो हाइड्रोफाइट्स की है वो है वाटर लिली। अब आपने नोट किया होगा वाटर लिली के पत्ते जो होते हैं चौड़े होते हैं थोड़े से। अब आप ये अगर आपको वाटर लिली का नहीं पता तो आप सर्च भी कर सकते हैं इसकी डायग्राम, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी दिखा दूँ। आगे है मीज़ोफाइट्स। फाइट्स का मतलब है प्लांट्स, फाइट्स का मतलब है प्लांट्स, और मीज़ो मीन्स जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट, यानी मीडियम मॉडरेट, ना ज़्यादा पानी हो उस जगह में हो ना कम पानी हो, ठीक है। मतलब मीडियम हो, ज़्यादा एवरेज जिसको कह सकते हैं, एवरेज रेंज या मीडियम रेंज हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है। उस जगह पे अपने आप को इजीली ये अडॉप्ट कर लेते हैं। और जो अडप्टेशंस मीज़ोफाइट्स इस एरिया में रहने के लिए, अपने आप सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट करते हैं, जो चेंजेस या जो करेक्टरिस्टिक्स ये अडॉप्ट करते हैं या अपनाते हैं, वो क्या हैं कि जो इनके स्टोमेटा होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब पानी तो ज़्यादा होता है, यानी अगर एक्सेस रेनफॉल हो गई है अगर देखें, अगर एक ऐसा इलाका है जिसमें नॉर्मली ज़्यादा बारिश नहीं होती, ठीक है, मतलब एवरेज बारिश हो रही है, और मीज़ोफाइट्स उन इलाकों में है, लेकिन एक सीज़न ऐसा आया कि बारिश जो है अपनी एवरेज लिमिट से बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। यानी थोड़ा फ्लडिंग की तरफ अगर आप कह लें, फ्लडिंग भी नहीं, उससे थोड़ा कम ही लेवल कर लें, ज़्यादा बारिश हो गई है या कोई ज़्यादा पानी आ गया है, तो ये क्या करेंगे, अपना स्टोमेटा
अब मीज़ोफाइट्स उस इलाके में सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे, ये अपना स्टोमेटा ओपन कर देंगे, ठीक है। जब ओपन करेंगे तो जो जितना पानी इनको चाहिए वो तो ठीक है रहेगा, बाकी ट्रांसपायर्ड हो जाएगा, बाकी वहाँ से लॉस हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। और जब पानी की शॉर्टेज आ गई है, किसी भी वजह से ड्राउट हो सकता है या किसी भी वजह से पानी की कमी हो गई है या पानी एक अपनी लिमिट तक उन्होंने लॉस कर दी है, उसके बाद ये अपना स्टोमेटा क्लोज़ कर देंगे, ठीक है, बंद कर देंगे ताकि और पानी पौधे से बाहर ना जाए, ठीक है। अब जो मीज़ोफाइट्स हैं, जो मॉडरेट प्लांट्स हैं, जो मॉडरेट इलाकों में रह लेते हैं, वो आ जाते हैं, उसमें रोज़ आ जाता है यानी गुलाब, आम आ जाता है, मैंगो, ब्रासिका आ जाता है, साग, ब्रासिका जो होता है साग, साग जो होता है वो होता है, ठीक है। और भी आपने जो हमारे जो है पंजाब का एरिया है, इसमें जो है इसमें आपने काफ़ी प्लांट्स देखे होंगे जो मॉडरेट हैं, जैसे पीपल है, ठीक है। आगे आ जाते हैं ज़ीरोफाइट्स, फाइट्स प्लांट ज़ीरोफाइट्स ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं ड्राई कंडीशन में होते हैं। ये प्लांट्स अपने इजीली ड्राई कंडीशन में ज़्यादा मिलते हैं आपको, यानी डेजर्ट एरिया जहाँ पे होगा, ये थर वगैरह सहराई इलाके जो होते हैं उधर, चोलिस्तान वगैरह उधर जो उस तरह के जो एनवायरनमेंट होता है उधर आपको ये जो प्लांट्स हैं वो मिलेंगे, ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। और ये अडॉप्टेड टू लिव इन ड्राई कंडीशंस, और जो अडॉप्टेशंस ये ड्राई कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो करेक्टर्स अपनाते हैं, वो क्या करते हैं कि स्मॉल थिक लीव्स होते हैं, इनके जो होते हैं पत्ते छोटे छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, थिक का मतलब थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है, और मोटे होते हैं, और इन पत्तों के ऊपर एक शाइनी क्यूटिकल भी होती है, एक क्यूटिकल लेयर देखिए ग्रीन जो शाइनी लेयर होती है, ठीक है, आपको पता है ना। और वो जो क्यूटिकल होती है थोड़ी वैक्सी होती है, मतलब शाइन देती है, वो लेदरी सी शाइनी सी होती है, वो भी इनके ऊपर होती है। और जो स्टोमेटा होता है ना, हमेशा ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं उनकी लोअर साइड ऑफ लीफ में होता है, हाइड्रोफाइट्स में अपर था ना, ताकि वो एक्सेस वाटर को लॉस कर दें, लेकिन ज़ीरोफाइट्स तो पहली ड्राई कंडीशन में रह रहे हैं, वहाँ पे पहली पानी की कमी है, तो अगर उनका स्टोमेटा ऊपर होगा तो वो तो बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। इसलिए जो उनकी जो अडाप्टेशन उन्होंने सर्वाइव करने के लिए की है वो ये है कि उनके स्टोमेटा जो हैं वो निचली सरफेस पे हैं, ठीक है, ताकि पानी जो है वो बाहर लॉस ना हो सके, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर सकें। अब क्या होता है, और इसकी एग्जांपल क्या है, कैक्टस। कैक्टस जो पौधा है वो आपकी बुक में दिखाया हुआ है, नेक्स्ट पेज में अगर आप देखें, ज़ीरोफिटिक प्लांट जो है कैक्टस, जो इसके ऊपर जो है काफ़ी कंडे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बाज़ ज़ीरोफाइट्स में जो स्टेम होती है ना वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होती है, यानी जो ज़ीरोफाइट्स हैं जो ड्राई कंडीशंस में यानी कैक्टस में जो उसकी तना है ना वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, यानी फोटोसिंथेसिस या फूड प्रोडक्शन का जो काम है वो स्टेम करती है, लीव्स की बजाय स्टेम करती है, ठीक है। क्या होता है, रेनी सीज़न जब बारिश के सीजन्स होते हैं ना, जो तना होता है वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है, पानी को स्टोर कर लेता है, तो फिर जब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है, फिर वैसी ड्राई कंडीशंस आती हैं, वो इस पानी को यूटिलाइज़ करते हुए अपना जो फूड प्रोडक्शन या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये है ऑस्मो रेगुलेशंस इन प्लांट्स। आगे चलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स जो हैं उनको भी अपने एनिमल्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जानवर भी आ जाते हैं, उसमें इंसान भी तो सोशल एनिमल हैं, वो भी आ जाता है। तो एनिमल्स को भी अपने अंदर पानी और सल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए या सरवाइव करने के लिए पानी को अपने बॉडी से एक्सक्रीट भी करना पड़ता है, लॉस भी करना पड़ता है, पानी को गेन भी करना पड़ता है, ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो इस बैलेंस को
मेंटेन रखता है। और ये जो बैलेंस है इसको मेंटेन करने के लिए एनिमल्स में दो तरह की अप्रोचेस हैं जो एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं। ये बैलेंस को अचीव करने के लिए, पानी और नमकियात के बैलेंस को अचीव करने के लिए दो अप्रोचेस जो एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं वो एक है ओस्मोकॉनिफर और अडॉप्ट करते हैं। तो दो तरह के डिफरेंट तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओस्मोकॉनिफर्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती अपने अंदर कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए, अडाप्टेशंस करने के लिए, ठीक है। एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इवन फ्रॉम। अच्छा, इसमें क्या होता है, इन्हें क्यों नहीं ज़रूरत होती, क्योंकि इनका जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो इन एनिमल्स के अंदर जो पानी है वो आइसोटोनिक ही रहता है, ठीक है, बेशक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। जो भी कंडीशन होगी वो खुद ब खुद उसके साथ मिल जाएगा। इनको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती अपने अंदर चेंजेस करने के लिए, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को जो कहते हैं ओस्मोकॉनिफर्स कहते हैं, ठीक है। आगे है ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मोकॉनिफर्स जिनको इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती अपने इंटरनल कंडीशंस को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ सेम ही रहते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। मतलब जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा वैसे ही उनके इंटरनल एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो पानी ज़्यादा है बाहर तो इनका वैसा ही सेम लेवल हो जाएगा। अगर साल्ट ज़्यादा है तो अंदर भी सेम, यानी आइसोटोनिक कंडीशंस रहेंगी इनके बॉडी के अंदर। इसलिए इनको जो है आइसोटोनिक कंडीशंस इनके बॉडी फ्लूइड्स की होती हैं, इसलिए इनको इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती कोई अडॉप्टेशन करने के लिए। और ओस्मोकॉनिफर्स की एग्जांपल्स जो हैं वो आ जाती है जेलीफिश जो है। जेलीफिश जो एक एग्जांपल, गुड एग्जांपल है ओस्मोकॉनिफर्स की। और मरीन एनिमल्स जो हैं, जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसमें आ जाते हैं ओस्मोकॉनिफर्स में, और जेलीफिश, ये दो। आगे है ओस्मो रेगुलेटर्स। अब ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन जो है, बॉडी फ्लूइड्स या वाटर की कंसंट्रेशन है बाहर जो इन्वायरमेंट है उसके साथ बदलती है, और ये अपने इन्वायरमेंट की, बाहर की इन्वायरमेंट की कंडीशन को देखते हुए अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, पानी का बैलेंस मेंटेन करते हैं। वो आया बेशक वो बैलेंस को मेंटेन करिए कि पानी लॉस करें या पानी एक्सक्रीट करें या पानी पिए या पानी गेन करें, तो इनको एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से अपने अंदर इंटरनल कंडीशंस को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एनिमल्स विच नीड टू एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये है ओस्मो रेगुलेटर्स। और इसमें जो आ जाते हैं हायर एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि मैमल्स हो जाते हैं, यानी इंसान आ जाते हैं, इसमें हायर एनिमल्स आ जाते हैं। और इसके बाद जो है मैमल्स आ गए, इसमें हायर एनिमल्स आ गए, ठीक है। और ये ओस्मो रेगुलेशंस में मरीन और फ्रेश वाटर में भी कुछ एनिमल्स होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी कुछ एनिमल्स हैं जो कि ओस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। आगे हमने देखी ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि किस तरह डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है और कौन कौन से ऑर्गेनिज़म ओस्मो रेगुलेशन में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।